जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीनियस करियर पॉइंट में। मैं मोहम्मद कलीम और आप है मेरे साथ में क्रैश कोर्स के 10वें दिन के साथ में। तो आज हम लोग उसी तरह से जिस तरह से क्लास है ना शुरू से लेकर के 9वें दिन तक चल रहा था और इसके बीच में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से आपको लगातार वीडियो नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब इसके बाद लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। लेकिन इससे पहले अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले इसे शेयर कीजिएगा और सेशन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं जहां से आपको समस्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। समझिए, ज्यादा कोई भारी क्वेश्चन नहीं बेटा, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए हम साफ करते हैं बेटा, समझो यहाँ पे ध्यान से। कहा जा रहा है सर साफ करने का रीजन आखिर क्या है। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, नम वायु में आने के कारण से, यानी वायु जलवाष्प ये सारी चीजों के कारण, ये सारों चीजों की उपस्थिति में जब ये पहुंचता है ना, संपर्क में आता है, तो उस पर ना बेटा एक सफेद रंग की ना एक परत बन जाती है। सफेद रंग की एक परत बन जाती है, उस परत को हम बोलते हैं सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाँ, ये किसके ऊपर बन गया बेटा, यानी कि मान लिया जाए कि ये हमारा मैग्नीशियम का फीता है, ठीक है। तो इस मैग्नीशियम के फीता के ऊपर में क्या हो गया बेटा, एक परत बन गया। क्या हो गया? एक परत बन गया, ठीक है। तो ये परत जो हो जाएगा बेटा, है ना, ये जो आपका परत बन गया, इसके बाहर में जो परत बन जाएगा, ठीक है, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत है ना। जैसे ये कह रहा है Mg, है ना, प्लस में O2, क्योंकि बेटा नम वायु कहा जा रहा है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक है। जब मैग्नीशियम उपस्थिति में होता है तो ये बन क्या जाता है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये संतुलित नहीं बेटा, याद रखना, ठीक है। जब वहां 2 लिखेंगे तो यहाँ भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो कहा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके ऊपर बन गया, जो मैग्नीशियम का फीता है ना उसके ऊपर में एक परत आ गई। अब जब परत आ गया ना, तो आप जब जलाओगे इसको तो वो जल नहीं पाएगा। क्यों? इस परत की वजह से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, कोई भी एक, है ना, रगड़ने वाला कोई सामान ले लेना है, जैसे कि कुछ, है ना, रगड़ने के लिए कुछ रेती वगैरह चीजों को यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, रगड़ने के बाद जो अवरोध पैदा करने वाला जो परत था उसको आप हटा दीजिए। जब ये हट जाएगा तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, है ना, आसानी से आपका जो होगा मैग्नीशियम का रिबन वो जल पाएगा। यानी मेन रीजन हमारा क्या है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत का बन जाना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे करके समझाना है आपको, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे करके बताइए, है ना। चलिए, कहा जा रहा है सर कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है सर कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, या यौगिक को विलयन में गलित, यानी कि उसको प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। उसके कारण से हम इसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे देख सकते हो बेटा, ये हमारा फेरस है ना, ये हमारा क्या है, फेरस है, ठीक है। तो Fe और Fe के प्लस में दिया हुआ सर कॉपर सल्फेट SuSO4, ठीक है, CuSO4 दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है सर ये कर क्या रहा है, देखिए ये जो है ना फेरस कॉपर से बेटा ज्यादा क्रियाशील होता है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। इसके वजह से ये फेरस जो होता है ना सल्फेट के साथ में जुड़ जाता है और बना देता है बेटा फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4। प्लस में कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है, कॉपर को क्या कर देता है, अलग विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर हो गया हमारा, ये कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। यानी सर कि फेरस जो है ना कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, और ज्यादा क्रियाशील होने के कारण से कॉपर को क्या करता है, अलग करता है, विस्थापित कर देता है। किससे? कॉपर सल्फेट के विलयन से, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि इस रासायनिक अभिक्रिया में फेरस जो है ना सर अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, है ना। इसके कारण से क्या होता है, उसे विस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि समान आंखें 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते। क्वेश्चन को आसानी से समझना बेटा, पहले क्वेश्चन अगर समझ लोगे तो आराम से आंसर लिख पाओगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर तक हम आसानी से देख पाते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पे रखी हुई कोई वस्तु रहेगा तो उसको हम स्पष्ट नहीं देख पाते। इसका क्या रीजन है, समझो बढ़िया से। कहा जा रहा है कि न्यूनतम दूरी जो होती है आंख का वो कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख का, है ना, न्यूनतम दूरी जो होता है बेटा वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, हाँ। तो कहा जा रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं का
प्रतिबिंब जो बनेगा आपकी आंखों पर स्पष्ट बनेगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई भी वस्तु अगर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होता है ना रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनता है ना। जैसे हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, जब तक आपके प्रतिबिंब के ऊपर में है ना, आपके आंखों के ऊपर में अगर नहीं बन पाएगा तो आप नहीं देख पाओगे। यानी उसका प्रतिबिंब अगर आपकी आंखों के ऊपर में नहीं बनेगा, आपकी आंख में जो रेटिना उसके ऊपर नहीं बनेगा तो आप उस वस्तु को देख नहीं सकते। उसके लिए आपके रेटिना पर क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन जब 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी का वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनता है तो स्पष्ट नहीं बनता है, सही से नहीं बन पाता। जब सही से नहीं बनता तो हम सही से देख नहीं पाते, सही से हम देख नहीं पाते। इसीलिए मनुष्य वस्तुओं को स्पष्ट रूप से वो देख नहीं सकता। यानी 25 सेंटीमीटर से, याद रखना बेटा, 25 सेमी से अगर कम रहा, ठीक है, तो हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट नहीं देख सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इससे हम नहीं देख, लेकिन 25 सेंटीमीटर अगर रहेगा तो हम आसानी से देखेंगे। इससे थोड़ा दूरी भी रहेगा तो हम आसानी से देख पाते हैं। लेकिन 25 सेंटीमीटर के दूरी से अगर कम पे हम रखेंगे तो हमें ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है ना +1 होता है, कितना होता है, +1 होता है। तो बताइए कि इसका क्या मतलब होता है, +1 m+1 का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलो कहा जा रहा समतल दर्पण जो होता है ना, इसमें आवर्धन +1 होने का मतलब ये है कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बन रहा है, यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार जो होता है सर, है ना, वो बने प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। क्या मतलब इसका, मतलब कोई दर्पण है और कोई वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ऊपर में सर उतने ही साइज में बन रहा है जितना साइज के अंदर में वो वस्तु है ना, तो उसके बराबर में बन रहा है। इसके चक्कर में हम क्या लिखते हैं, धनात्मक चिन्ह लिखते हैं, यानी प्लस लिखते हैं। और सर प्रतिबिंब जो है ना सर सीधा है लेकिन आभासी है। सीधा और आभासी का क्या मतलब है सर, कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सीधा का मतलब कि जैसा वस्तु है उसी प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन सर काल्पनिक है, आभासी है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, +1 लिखते हैं। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, +1 लिखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, है ना, कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित उत्सर्जी अंगों का नाम लिखना, ठीक है। जो मतलब वृक्क से संबंधित जो भी रचना और जो इसके अंदर में उत्सर्जन में भाग ले रहे होते हैं उनके बारे में भी बताना है, ठीक है। उत्सर्जन का भी परिभाषा दीजिए और उसके साथ साथ में वृक्क से संबंधित जो और रचना है उसके बारे में भी लिखना है। तो उत्सर्जन क्या बेटा, तो हमारे अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में जो उपापचय क्रिया होती है और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं, है ना, इसको निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। अब इसमें कौन कौन सा रचना भाग लेते हैं बेटा, तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसमें से मेन जो है सर हमारा किडनी है, वृक्क कहते हैं इसको बेटा, क्या कहते हैं, वृक्क। दूसरा वृक्क से ही संबंधित होती है बेटा मूत्रवाहिनी, इससे ही संबंधित कौन होती है, मूत्रवाहिनी। अब मूत्रवाहिनी कहाँ जाती है, फिर मूत्राशय में, अब मूत्राशय फिर चला जाता है बेटा मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन जो होता है वो बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है ये, ठीक है। आवश्यकता अनुसार जैसे जितनी जरूरत होती है उसके अनुसार मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि उत्सर्जन क्या है, तो हमारे शरीर में जो उपापचय क्रिया होती है इसके बाद जो भी खराब पदार्थ होते हैं उस खराब पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। इस उत्सर्जन में काम कौन कौन कर रहा होता है, सबसे मेन काम जो होता है सर वो किडनी का हो रहा होता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय में जमा होता है और फिर आवश्यकता अनुसार मूत्र मार्ग के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। और अगर सेशन आपको पसंद आता है बेटा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक भी कीजिएगा। चलिए चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बेटा, परपोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण का मतलब ही होता है सर, है ना, कि ऐसा इस प्रकार का पोषण जिसमें जीव जो होता है किसी दूसरे से ले रहा होता है, ठीक है, उसको हम परपोषण कहते हैं। लेकिन परपोषण का प्रकार कितना हम देख लेंगे सारे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है सर जिसमें जीव जो होता है ना अपना भोजन जो होता है स्वयं संश्लेषित नहीं करता। परपोषण कहता है सर कि हम जो जीव है ना, हम क्या करेंगे, अपने से भोजन को संश्लेषित नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करेंगे। जैसे एक मनुष्य अपने से भोजन बना रहा होता है बेटा, नहीं बना रहा होता है। आपके घर का बहुत सारे जंतु को देखे होंगे, जैसे कि मेढक को देख रहे होंगे, है ना, बकरी को देखेंगे, गाय को देखे होंगे, घोड़ा को, हाथी को, ये क्या होता है, भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होता है ना। तो इसमें किस प्रकार का पोषण पाया जा रहा है, परपोषण पाया जा रहा है। परपोषण कहा जा रहा है मुख्य रूप से लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, हाँ, परजीवी पोषण, मृतजीवी और प्राणी संपोषण।
परजीवी का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, कि इसमें जीव जो होता है ना किसी दूसरे जीवों के ऊपर में, है ना, अस्तित्व होता है, लेकिन हो सकता है कि अस्थायी या स्थायी तौर पर हो। ठीक है, मेरी जीवी जो होता है सर कार्बनिक सड़े गले चीजों से भोजन ले रहा होता है। प्राणी संपोषण जो होता है बेटा याद रखना, इसमें ठोस या तरल के रूप में भोजन ले रहे होते हैं, ठोस या तरल के रूप में हम भोजन ले रहे होते हैं ना, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हमारे अंदर जो पोषण होता है ना, लगभग इसी प्रकार का पोषण होता है, क्योंकि हम लोग कैसे पोषण ले रहे होते हैं, है ना, ठोस या तरल के रूप में ले रहे होते हैं, है ना। तो हमारे अंदर परपोषण है, लेकिन परपोषण का कौन सा विधि पाया जाता है हमारे अंदर, प्राणी संपोषण, है ना। इसी तरह से आपका स्वपोषण के बारे में, अगर स्वपोषण के बारे में आपको सही से पढ़ना है तो हमारे पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं आप, वहां पे हम श्वसन के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और साथ में रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संतुलित हम क्यों करते हैं, ये सारे क्वेश्चन के बारे में हम वहां पे बता चुके हैं। तो आप इसके पीछे वाले वीडियो को जाइए और देखिए, अगर उसमें भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आज वाले वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल होगा आपका, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप लिख करके भेजिएगा, हम अगले सेशन में आपकी समस्या को कोशिश करेंगे उसे हम बताने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है बेटा वो क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन जो है बेटा ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आपको बता रखे हैं कि इस क्रैश कोर्स के अंदर में जो 50 डेज का क्रैश कोर्स बनाया गया था, है ना, जो किसी कारणवश कुछ दिनों में टेक्निकल इश्यूज के कारण से कुछ वीडियो नहीं मिल पा रहा था, आपको नहीं अपलोड हो पा रहा था, है ना, लेकिन आज से अब लगातार आपको वीडियो मिल पाएगा, है ना। उसके लिए हमारा पूरा टीम जो है क्षमा मांगता बेटा, है ना, क्षमा का कागार है। आप लोग आगे का जो वीडियो हमारा मिल रहा है ना, उसमें अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, है ना, बिल्कुल हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा है सर कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो सबसे पहले बेटा याद रखना कि जल जो है सर बनता कैसे है। तो जल बनाने के लिए सबसे पहले सर आपको हाइड्रोजन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन में भी कह रहा सर H2 चाहिए, है ना, दूसरा O2 चाहिए, है ना, दो दो होता है आपको, ठीक है। अब आगे चलते इसके बाद यहाँ पे फिर क्या बना सर H2O बना, क्या बना, H2O बना। अब ये बेटा संतुलित है, ये समीकरण संतुलित है, नहीं है संतुलित। तो अगर संतुलित और असंतुलित आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप जा करके पीछे वाले वीडियो को पहले देख लीजिए, आपको क्लियर वहां पे समझ में आ जाएगा कि हम संतुलित करते क्यों हैं। चलिए तो संतुलित नहीं, तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बेटा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लगभग ये बराबर है सर, लेकिन ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पे 2 है लेकिन इधर में 1 है, तो इसे बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे 2 लिखते हैं ऑक्सीजन तो हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाता है। तो हाइड्रोजन जब 4 हो गया, ऑलरेडी यहाँ से पहले से 2 है, तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा, है ना, 2 से करेंगे। अब ये समीकरण जो हमारा संतुलित हो गया। अब इधर में चलो, है ना, तो H2O कैसे लिखते हैं बेटा, है ना, यहाँ पे देखो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऐसा ही होता है ना। अब देखो हाइड्रोजन कितना कह रहा है 2, ऑक्सीजन कितना कह रहा है गुने 1 है, यानी 2:1। अब 2:1 कहाँ पे है बेटा, देखो बी में है, तो बी जो हो जाएगा हमारा आंसर वो सही हो जाएगा, बी जो हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। 2:1 के अनुपात में हमारा जल होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल हमारा क्या बेटा, कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या, और इसको बिल्कुल ध्यान से रखना, इसलिए बेटा कि लगभग हर एक एग्जाम के अंदर में, यानी कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा लगभग हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो संगमरमर का जो होता है बेटा, है ना, याद रखना CaCO3 होता है, ठीक है। संगमरमर को हम क्या बोलते हैं, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको बेटा, ठीक है, याद रख लेना, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। संगमरमर ना लिख करके अगर कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख दे तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और शॉर्ट में याद रखने के लिए आप एक नाम याद कर सकते हो, काको3। क्लियर है बेटा, बात आ रहा समझ में, क्या कहोगे आप, हाँ, लेकिन रियली में काको3 होता नहीं बेटा, ये याद करने के लिए हम बता रहे कि काको3 बोल सकते हो, ताकि आपको जल्दी से माइंड के अंदर में, है ना, याद आ जाए, ठीक है। रियली में क्या बेटा, CaCO3, ये किसका बेटा, हाँ। चलो अगला, तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया, हम लोग सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी सांस ले रहे हैं, है ना, जीव जंतु भी श्वसन कर रहे हैं, लेकिन ये श्वसन जो है सर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ध्यान से पढ़ना बेटा। श्वसन जो क्या संयोजन अभिक्रिया है, तो क्या बेटा श्वसन में आप बताओ कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस लेने के बाद क्या होती है, हमारे अंदर को बहुत सारी चीजें टूट रही होती है ना, जुड़ नहीं रहे, तो पहला ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा सर क्या सर ये द्वितीय अपघटन अभिक्रिया है, तो नहीं सर ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और डी वाला अगर आंसर देखे तो कहा जा रहा सर उष्माक्षेपी अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है,
तो देख लेना बेटा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और श्वसन, क्योंकि श्वसन में सर उष्मा भी निकल सकती है, ठीक है, और उसमें ज्यादातर उपचयन होने की संभावना होती है, ठीक है। दोनों में आप आंसर देख सकते हो कि क्या होगा, ठीक है ना, उपचयन ही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या कह रहा है, कह रहा है सर इसके बाद कुटपाद जो है किस में बनता है, कुटपाद जो होता है वो किसके अंदर बन रहा होता है। ध्यान रखिएगा अगर आप क्लास 10 में है ना अब पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको कंफर्म है पढ़ाया गया होगा अमीबा के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया गया है ना कि जीनियस करियर पॉइंट के अंदर में आपको 50 यानी 50 दिनों के अंदर में इस क्रैश कोर्स के अंदर में इतने बेहतरीन से आपको तैयारी करवाई जाएगी, है ना, ताकि एग्जाम के अंदर में कंफर्म है बेटा आप अच्छे रिजल्ट ला सको, ठीक है। तो ध्यान समझना यहाँ पे कुटपाद जो होता है बेटा वो बन रहा होता है अमीबा के अंदर में, किसके अंदर में, अमीबा के अंदर में, यानी सी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा सर प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना वो कब होता है। लगभग ये आंसर सभी को पता होगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही होगी। क्यों सर, क्योंकि प्रकाश कब मिलेगा आपको, सूरज का प्रकाश दिन में ही मिलेगा, रात में तो मिलती नहीं है ना। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर में, रात दिन दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना। सिर्फ दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है ना, रात में नहीं होता बेटा, क्योंकि रात में सूरज का प्रकाश आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिन में ही हो रहा होता है ये प्रक्रिया, ठीक है। चलो कहा रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक बीमारी है सर, है ना, वो कौन होता है। हाँ देखो सुंदर जी हमारा उधर से आंसर बता रहे हैं, है ना, बता बेटा सुंदर क्या बोल रहे हैं सर, है ना, एनीमिया बोल रहा है। बहुत सुंदर आंसर बता रहे हो बेटा, तुम सुंदर दिखते भी हो, है ना। एनीमिया जो होता है बेटा लौह खनिज की कमी से होने वाला बीमारी, आपके अंदर में अगर रक्त में आयरन हो, है ना, या तो कह सकते हो लोहा की कमी हो, तो इसके कारण से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, एनीमिया, है ना। थोड़ा सा पहचान इसका हम बता दे रहे बेटा, ठीक है। आपका शरीर बेटा एकदम सूखने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, वजन कम होने लगेगा, ठीक है, ये सब चीजें पहचान है उसका, एकदम सूखने लगोगे, ठीक है, ये सारा पहचान है एनीमिया के अंदर में, इस प्रकार लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना, ध्यान से पढ़ना बेटा, ऑक्सीजन नहीं पढ़ देना इसको, ऑक्सीजन पढ़ना है इसको, क्या पढ़ना, ऑक्सीजन जो है ना, आप लोग पढ़े होंगे बेटा, एक चैप्टर का नाम है सर, है ना, क्या नाम है चैप्टर का, किसमें मिल रहा होगा ये, नियंत्रण और समन्वय के अंदर में आपको बताया गया होगा बहुत सारे पादप हार्मोन के बारे में। और ऑक्सीजन बिल्कुल एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन पादप हार्मोन है बेटा, कैसा हार्मोन है, हाँ क्या हार्मोन है बेटा, पादप हार्मोन है, जंतुओं में पाया नहीं जाता बेटा, ये किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा ये वसा नहीं है सर, एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है, ठीक है, क्या है ये, हार्मोन। अगर पादप भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पादप हार्मोन ही है ये, ठीक है, हार्मोन है क्या, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन जो है बेटा ये कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित जो होता है सर वो किससे संबंधित होता है। तो आपको अभी जस्ट, है ना, यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन आपको बताया गया था, है ना, पीछे था, चलो देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताया गया था कि उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन में भाग कौन कौन से अंग लेते हैं, है ना। तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वृक्क है ना सर वो किससे संबंधित है, वृक्क जो है किससे संबंधित है ना, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे चले आओ बेटा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कह रहा है आपको, है ना, कि मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है वो किससे संबंधित होगा, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, है ना। तो वृक्क का काम होता है बेटा उत्सर्जन करना, क्या होता है काम इसका, उत्सर्जन करना। किसका काम होता है, वृक्क का जो काम होता है वो उत्सर्जन करना होता है, ठीक है। वृक्क जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, उत्सर्जन का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा ऑब्जेक्टिव का वो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। बढ़िया से पढ़ोगे बेटा और जल्दी से आंसर बताइए, क्या जल का उपयोग नहीं करते हैं, कांच का नहीं करते हैं, प्लास्टिक का नहीं करते हैं, मिट्टी का नहीं करते हैं। ध्यान रखना बेटा लेंस बनाने में ना अब किसी भी पदार्थ को बनाना है तो यूज तो करना ही पड़ेगा सर जल का, ठीक है। दूसरा चीज कांच का आजार करना ही पड़ेगा, लेंस में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, प्लास्टिक रहेगा ही रहेगा, मिट्टी उसमें नहीं होता है सर, मिट्टी उसके अंदर में नहीं होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना बेटा, याद रखना डी जो हो जाएगा हमारा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी जो हमारा वो सही आंसर है, ठीक है। मिट्टी जो होता है इसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो बस बेटा आज इतना ही, और बिल्कुल अगर आपको सेशन पसंद आया होगा, है ना, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आज इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।